10th के बाद मेडिसिन लेने की वो करी तो मेरे पापा ने बिल्कुल मना कर दिया। पापा के हिसाब से तुम खुद पेशेंट दिखते हो, तुमसे कौन इलाज कराएगा। मैं एक सच बात बोलूँ तो शायद वो चीज़ ना एक लड़की विद डिसेबिलिटी होने की वजह से आपके साथ ना पूरी लाइफ में बार बार होती रही है। कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी रीज़न से रिजेक्ट हमेशा किया गया है। तो मेरे लिए दिस वाज अनदर प्लेस ऑफ अच्छा अब यहाँ भी तो ऑल माई लाइफ आई हैड टू डू दैट एंड दिस वाज जस्ट अनदर ओकेजन ऑफ चलो एक बार फिर। बट येस ऑफ कोर्स हमारे देश में कितना मुश्किल भी है एक बच्चे को स्कूल तक पहुंचना। मैं अपनी स्टोरी भी बताऊं तो मुझे भी हर बार हर स्कूल रिजेक्ट कर देता था एडमिशन देने से मेरी डिसेबिलिटी के बेस पे। हुआ ये कि मैं अटक गई, ना ज़मीन पे गिरी ना आसमान में, क्योंकि ना तो मैं फेल हुई और ना तो मैं सिलेक्ट हुई, मैं तो बीच में अटक गई। एंड जिस दिन पेपर ख़त्म हुआ उस दिन मैंने अपना सारा मटेरियल फेंक दिया, कंप्यूटर में से सब डिलीट, सारी किताबें डस्टबिन में या फिर किसी को दे दी, मटेरियल सब गायब, बिकॉज आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस नाउ। हो गया भाई, अब नहीं कर सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक और आज हर बार की तरह हमारे साथ एक खास मेहमान है आईएएस ईरा सिंघल। कोई क्लीशे इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, खुद उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके सफ़र के बारे में, उनके यूपीएससी सफ़र के बारे में। तो ईरा बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ तक के लिए। आज आपकी क्योंकि हम जर्नी की बात कर रहे हैं, शुरू से शुरू करते हैं। कैसे आपने सोचा कि मुझे आईएएस बनना है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी जो लोगों को ज़रूर जाननी चाहिए। शुरू से शुरू करेंगे, स्कूल के दिनों से शुरू करते हैं। चलिए। तो मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं मेरठ में रहती थी एंड मेरठ में ना अनफॉर्चुनेटली जब मैं बड़ी हो रही थी तो 2 बार ऐसा हुआ कि हम लोग 6-6 महीने के लिए स्कूल नहीं गए, क्योंकि हमारे सिटी में राइट्स थे और सिटी में कर्फ्यू लगा हुआ था। एंड वही एज थी व्हेन आई वाज रीडिंग इन टेक्स्ट बुक्स अबाउट सिविल सर्विसेज क्या होती हैं, आईएएस ऑफिसर्स क्या होते हैं, और तभी आपको लाइव वो देखने को भी मिल रहा था। क्योंकि हमारे जब कर्फ्यू खुलता था या कुछ भी होता था तो डेली आपको पता चलता था कि आज डीएम ने ये ऑर्डर किया है, आज ये हुआ है, आज ये डिसाइड हुआ है, तो आपको समझ आता था कि सारा कुछ वही मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये जॉब और मैं बचपन से कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसमें मैं पब्लिक सर्विस कर पाऊँ, किसी तरह की मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। बट जब मैं ये मेरठ में सोचा था, देन वी मूव टू दिल्ली। तो एंड शायद एज अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी मैं डॉक्टर्स पे भी बहुत जाती थी, तो मुझे वो भी बहुत फैसिनेटिंग लगता था। तो आई थिंक जब मैं बड़ी हुई तो सारी खराब चीज़ें आपको फैसिनेटिंग लगती थी। मतलब कर्फ्यू, नहीं, कर्फ्यू से ज़्यादा कर्फ्यू को मैनेज करना, वो प्रॉब्लम को मैनेज करना, दैट आई फाउंड इंटरेस्टिंग। तो फिर मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर बनते हैं। बट जब मैंने 10th में 10th के बाद मेडिसिन लेने की वो करी तो मेरे पापा ने बिल्कुल मना कर दिया। पापा के हिसाब से तुम खुद पेशेंट दिखते हो, तुमसे कौन इलाज कराएगा। ये लॉजिक था। तो एंड काइंड ऑफ मेड सेंस नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट। बट तो इस वजह से पापा ने मेडिसिन तब लगा होगा ये सुनना। एब्सोल्युटली। एंड आज मैं अगर इस बात को देखूं तो आई रियलाइज कि ये प्रैक्टिकल एडवाइस थी बहुत, क्योंकि मैं अब सोचती हूँ तो शायद मैं कभी एक बहुत अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाती, मैं उस करियर में एक एवरेज रह जाती। बट आज मैं जिस करियर में हूँ वो मेरी हेल्थ के हिसाब से और मेरी पूरे टैलेंट के हिसाब से मेरे लिए बेस्ट सूटेड है। एंड ये बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हम अपनी वो दुनिया को देख के जो वो दुनियादारी, एंड आई थिंक थोड़ी सी ईगो, थोड़ा सा कुछ प्रूव करने की उसको देख के जब कुछ बनाते हैं ना प्लान्स, तो शायद वो हमारे टैलेंट के और हमारी एबिलिटी के हिसाब से नहीं होते। बट आई वॉज लकी इन दैट कि मेरे पापा ने मुझे उस टाइम पे ही समझा दिया वो बात। एंड उसके बाद फिर एक रेगुलर इंजीनियर पापा वाज लाइक इंजीनियरिंग तुम कर सकती हो, तो मैंने इंजीनियरिंग करी। फिर इंजीनियरिंग में समझ आ गया कि ये तो तुम्हारे बस की नहीं है और वर्ल्ड्स वर्स्ट इंजीनियर बनने का कोई पॉइंट नहीं है। एंड मैंने 4 साल ऑफ इंजीनियरिंग मोर लाइक मैनेजमेंट किया। मैं कॉलेज के हर फेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी, हर फेस्ट ऑर्गेनाइजेशन करवाती थी। सो देन आई रियलाइज कि यार 4 साल मैनेजमेंट कर लिया, उसकी डिग्री भी ले लो। सो वेंट इनटू MBA, टोटली एंजॉयड माय दिस थिंग। उसके बाद मैंने कैडबरी में जॉब किया। बट ऐसा हुआ कि जब मैं कैडबरी में जॉब कर रही थी तो देयर वाज अ पॉइंट जब मैं 20 घंटे एक्चुअली एक दिन में काम करती थी। एंड 20 घंटे मतलब एक्चुअल 20 घंटे, तब 20 घंटे में काम करती थी। आज तो देखिए 9 घंटे से ज़्यादा कोई शिफ्ट नहीं करना चाहेगा अपनी। आई नो, बट मैं प्रॉपर 20 घंटे काम करती थी। और उस वजह से मुझे फिर तब ये लगने लगा कि यार मैंने जब 20 घंटे काम किया तो दुनिया में कोई भी नहीं है जो ये कहेगा कि मेरे काम करने की वजह से
उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, उनके लिए कुछ बेहतर हुआ, उनकी फैमिली के लिए कुछ अच्छा हुआ, या सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट हुआ। इतनी मेहनत मैंने करी बट कहीं पे कोई इम्पैक्ट तो हुआ नहीं, किसी ने भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। तो देन आई रियलाइज़ कि मुझे अपने काम से कुछ ऐसा चाहिए कि दुनिया को फ़र्क पड़े, लोगों को कुछ फ़र्क पड़े, कुछ अच्छा हो। और तब मैंने डिसाइड किया कि लेट मी गो बैक टू माई चाइल्डहुड का प्लान ऑफ सिविल सर्विसेज। एंड फिर मैंने जॉब क्विट करके सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया। एंड मेरे लिए जॉब क्विट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं अपने जॉब के साथ गद्दारी नहीं करना चाहती थी। मैं अगर 20 घंटे काम कर रही थी तो उसके साथ तो पॉसिबल नहीं था कि मैं वो कर सकूं। और उस पॉइंट पे तो मैं 20 घंटे वीकेंड पे भी काम कर रही थी, तो उसके साथ प्रिपरेशन करना तो पॉसिबल नहीं था। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी कंपनी के साथ ये करूं कि मैं सैलरी भी लूं और अपना फुल ना दूं। मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया गया, बस वो मेरा इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो था वो मिसिंग था। एंड यू राइट, मेरे घर वालों ने जब मैंने जॉब क्विट किया तो उनको लगा ये एकदम निकम्मी लड़की है, पढ़ाई इसने आज तक करी नहीं है, ये वापस कोई इंसान जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था इंजीनियरिंग MBA में, वो वापस आके कह रहा है कि मैं एक और पढ़ाई करूँगा। तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि ये पक्का से ना निकम्मी है और ये सोच रही है कि वो लोग इतनी काम कराते हैं तो अब मैं फिर से घर बैठ जाती हूँ। सो दे वर कम्प्लीटली अगेंस्ट माई डिसीजन ऑफ क्विटिंग। कन्विंस करना पड़ा कहीं, बिल्कुल कन्विंस करना पड़ा कि भाई आई एम वेरी सीरियस एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ये वो टाइम पास नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ एंड मैं आलस में नहीं छोड़ के आ रही हूँ। सो दैट वॉज समथिंग दैट आई हैड टू डू। बट एंड मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम इमोशनल आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आपने मुझे ये नहीं करने दिया, मुझे ये करना है वो। बट आई एक्चुअली हैड अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ऑन इट। मैं उन्हें प्रूव कर पाई कि मैं सिंसियर हूँ इस बात के लिए, मैं दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू एंड आई हैव अ प्लान, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। सो देन ऑब्वियसली देन दे सपोर्टेड मी। उसके बाद की बात करें तो उसके बाद UPSC का नंबर आया, उसके बाद आपने कुछ और किया? नहीं, तब मैंने UPSC ही दिया सीधा, क्योंकि मैं उसी के लिए छोड़ के आई थी। एंड मेरा ना मैं जॉब नहीं ढूंढ रही थी, मैं एक सर्विस नहीं ढूंढ रही थी, मैं एक जॉब नहीं ढूंढ रही थी, या मैं कोई अपने लिए पर्सनल एलिवेशन नहीं ढूंढ रही थी। मैं सिर्फ एक चीज़ ढूंढ रही थी कि मुझे अपने काम से वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले, मुझे ये मिले कि मैंने ये काम किया है तो कुछ अच्छा हुआ है, किसी की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा है, कहीं दुनिया में कुछ पॉजिटिव हुआ है। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे क्या चाहिए। एंड सो आई ओनली गेव एक ही एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। और पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ? पहले अटेम्प्ट में आई डिड गेट सिलेक्टेड इन IRS, बट एक्चुअली आई वुड नॉट से सिलेक्टेड, मेरा रैंक आया जिसके हिसाब से आई वॉज एलिजिबल फॉर IRS। बट दैट इज़ वेयर एक्चुअली द स्टोरी रियली टर्न्स, बिकॉज एज अ गर्ल विद डिसेबिलिटी मेरे साथ कभी भी पढ़ाई में और करियर में ये चीज़ आगे नहीं आई थी, एक्सेप्ट फॉर जब पापा ने मुझे डॉक्टर नहीं बनने दिया। बट उसके अलावा कभी मेरी परफॉर्मेंस में ये चीज़ आगे नहीं आई थी कि बिकॉज आप एक गर्ल विद डिसेबिलिटी हो तो आप कभी रिजेक्ट नहीं हुई थी मैं उस वजह से। बट यहाँ पे ये हुआ कि मैं जब पहली बार सिलेक्ट हुई, UPSC ने मुझे सिलेक्ट किया। ये जो प्रोसेस है इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। UPSC आपकी रैंक लिस्ट लगाती है और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आपको सर्विस एलोकेट करता है आपके रैंक के हिसाब से। तो UPSC की रैंक लिस्ट में मेरा नाम था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब एलोकेशन लिस्ट आई उसमें मेरा नाम नहीं था। एंड मुझे काफ़ी टाइम लगा। अच्छा, मेरे को ये पता था कि मेरे रैंक पे मुझे IAS या IFS नहीं मिलेगा, तो मैंने दोबारा तैयारी स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज आई थॉट मुझे एक स्पेसिफिक टाइप का काम करना है। तो मैं आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगैन। बट जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, एंड मुझे तो नहीं लगा था कि मेरे साथ कुछ हुआ है। सो अगर आपको रैंडमली कोई फ़ोन करके बोले आपको पता है आपके साथ क्या हुआ, और आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ कुछ हुआ था, तो आप परेशान हो जाते हो, फिर आप सोचने लगते हो भाई हुआ क्या। सो आई स्टार्टेड चेकिंग एंड तब मुझे पता चला कि आई हैड बीन रिजेक्टेड बेसिस माई डिसेबिलिटी। एंड पॉइंट ये था कि जो जब भी UPSC में डिसेबल्ड कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, अच्छा एक बात और, आप एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी कभी भी जनरल कैटेगरी में नहीं सिलेक्ट हो सकते, क्योंकि जो मेडिकल क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी का उसमें आप एलिजिबल ही नहीं हो। अच्छा, तो आपको जनरल की कभी सीट ही नहीं मिलेगी। अच्छा, उस पर से अब ये होता है कि जब आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हो तो 2 क्राइटेरिया हैं, एक आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं जो जॉब को चाहिए, और दूसरा आपकी डिसेबिलिटीज़ क्या है जो वो जॉब एक्सेप्ट कर रहा है।
मैं एबिलिटीज़ क्या हैं जो हर जॉब को चाहिए, उस लिस्ट में तो सारे जॉब्स में ऑलमोस्ट फिट होती थी, बट मेरी डिसेबिलिटी सिर्फ एक सर्विस अलाउ करती थी पूरे देश में, विच वॉज दी IAS। बाकी कोई सर्विस मेरी डिसेबिलिटी को नहीं ले रही थी, एंड इस बेसिस पे मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, एंड विच आई थॉट वाज वेरी अनफेयर, क्योंकि अगर मैं वो जॉब की फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, जॉब की रिक्वायरमेंट्स मैं फुलफिल कर रही हूँ, जो आप मुझसे काम कराना चाहते हो, तो मेरी डिसेबिलिटी क्या है उससे आपको क्या मतलब? उससे क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि आप कहें कि हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें आपकी डिसेबिलिटी नहीं पसंद आई। लेकिन उस वक्त कैसा लगा, क्योंकि मतलब दर्शक भी यहाँ ये जानना चाहते होंगे कि आपने पूरी अच्छी खासी मेहनत की, उतनी ही मेहनत की और उससे कई ज़्यादा की होगी जो आमतौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट्स करते हैं। ऐसे में जब आप उसके बाद जो फल मिलता है वो वैसा नहीं मिला जो आपने सोचा था, तब कैसा लगा? मैं एक सच बात बोलूँ तो शायद वो चीज़ ना एक लड़की विद डिसेबिलिटी होने की वजह से आपके साथ ना पूरी लाइफ में बार बार होती रही है। कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी रीज़न से रिजेक्ट हमेशा किया गया है, एंड आपको ना आदत हो जाती है बार अपने आप को एक्स्ट्रा प्रूव करने की, यू नो, नॉट प्रूव करना नहीं कहूँगी, अपनी एबिलिटीज़ को आपको एक्स्ट्रा दिखाना पड़ता है, तभी आप यू नो को वो प्लेटफॉर्म जो बाकी लोगों को ईजिली मिल जाता है आपको मिलता है। तो मेरे लिए दिस वॉज अनदर प्लेस ऑफ, अच्छा अब यहाँ भी यू नो, तो ऑल माई लाइफ आई हैड टू डू दैट, एंड दिस वॉज जस्ट अनदर ओकेजन ऑफ चलो एक बार फिर। बट येस ऑफ कोर्स यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज गवर्नमेंट का तो मैंडेट है सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट का, हमारे आर्टिकल 14, 15, 16 यही कहते हैं। तो उन आर्टिकल्स में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट का मेन मैंडेट है सबको इक्वल ट्रीट करना, और वहाँ पे मुझे अनइक्वल की तरह ट्रीट किया गया। सो आई थॉट दैट वाज वेरी अनफेयर, एंड मोर देन एनीथिंग आपको थोड़ा ये लगता है कि ये तो एटलीस्ट ऐसी जगह थी जहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो आई डिसाइडेड मतलब कि प्राइवेट में आप फिर भी एक्सपेक्ट करते थे कि हो सकता है यहाँ ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट में क्योंकि, और वो भी यूपीएससी की आप जब बात करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा कुछ हो। आगे की बात आप बताएं। तो उसके बाद फिर देन आई रियलाइज कि जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था वो भी वही कैंडिडेट्स है जिनके साथ यही चीज़ हुई थी जी। सो ये मेरे साथ नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ हर साल होता था, एंड यू नो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि शायद मेरा पर्पज़ ही यहाँ पे आने का ये था कि मैं बाकी लोगों के लिए ये चीज़ इम्प्रूव कर पाऊँ। क्योंकि एक और चीज़ आप रियलाइज़ करो, मोस्ट पीपल इन दिस कंट्री जिनको डिसेबिलिटी है किसी भी तरह की, वो एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से ही आते हैं। मोस्टली लोगों की डिसेबिलिटी इज़ बिकॉज ऑफ देयर पुअर बैकग्राउंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग अप। उनको प्रॉपर मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, मदर का प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट नहीं हुआ, डिलीवरी में प्रॉब्लम्स हो गई, पोस्ट डिलीवरी बच्चे को केयर नहीं मिली, या बच्चे की डिसेबिलिटी राइट टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं हुई जो उसका ट्रीटमेंट हो पाता। तो वो लोग जो ऑलरेडी यू नो पुअर सेक्शन से आते हैं उनके साथ ये हो रहा था। एंड यू नो हमारे देश में कितना मुश्किल भी है एक बच्चे को स्कूल तक पहुंचना। मैं अपनी स्टोरी भी बताऊं तो मुझे भी हर बार हर स्कूल रिजेक्ट कर देता था एडमिशन देने से मेरी डिसेबिलिटी के बेस पे। मेरा हर बार डबल ट्रिपल 4 बार टेस्ट होता था जस्ट टू प्रूव कि भाई ये बच्चा पढ़ सकता है। एंड मैं उन स्कूल्स की वन ऑफ द टॉपर्स रहती थी, बट तब भी एडमिशन के टाइम पे हमेशा ये चीज़ आ जाती थी सामने। एंड वो बच्चे मोस्ट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को स्कूल पहुंचने में भी कितनी दिक्कत है। देयर आर नो एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट्स, देयर इज़ नो यू नो इंक्लूसिव क्लासरूम्स, वो सब हमारे टाइम में तो बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे बच्चों को फिर एक जगह पहुंच के ऐसे रिजेक्ट किया जा रहा था। सो आई थॉट मेरे पास कम से कम वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि मैं उसको फाइट कर सकती हूँ। सो आई डिसाइडेड टू फाइल अ केस इन द कोर्ट। एंड ये बड़ी चीज़ है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन आप जैसे और जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप कोर्ट जाते हैं, उच्च न्यायालय जाते हैं, ये बड़ा कम देखने को मिलता है। हाँ, बिकॉज मुझे ये लगा था कि मैं यहाँ पे अपने लिए तो आई नहीं थी, मैं तो यू नो कुछ चेंज करने, कुछ सिस्टम में लोगों के लिए बेटर करने आई थी। सो आई थॉट मे बी दिस इज़ वेयर आई नीड टू स्टार्ट, दिस इज़ वेयर माई फर्स्ट बैटल बिगिंस। एंड शायद भगवान यही चाहता था, शायद लाइफ यही चाहती थी। तो वो जो पहले अटेम्प्ट में जो IRS आपको अलॉट किया गया था वो आपने ज्वाइन नहीं किया? नहीं, वो मुझे अलॉट नहीं किया गया। अच्छा, आपको पहली बार में तो अलॉट ही नहीं किया गया था? इनफैक्ट मेरे साथ ये हुआ कि जो मैं सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करी थी उसमें भी मेरा सिमिलर रैंक एंड सेम सर्विस ऑलमोस्ट आई, एंड उसमें भी मेरे साथ सेम चीज़ हुई। सो मेरे लिए तो इट वाज लाइक कि भाई यू नो दिस इज़ व्हाट यू मेंट टू डू। एंड मैंने जब जॉब छोड़ा था तो मुझे लगा था कि मैं 2 अटेम्प्ट ही दूंगी,
2 से ज़्यादा नहीं दूंगी, बिकॉज मेरा कॉर्पोरेट करियर बहुत स्ट्रॉन्ग करियर था। आई डिडंट वांट टू सैक्रिफाइस दैट कि यू नो यूपीएससी में तो आपको क्या पता आपका होगा कि नहीं होगा, ऑड्स इतने खराब हैं। और 10 लाख में से आपने जैसे कहा 1000 ही सिलेक्ट होते हैं। आप एक्चुअली अगर आप ऑड्स देखेंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत लोगों को समझ नहीं आती है, बट आप सोच के देखिए 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, भले ही पेपर देने 5 लाख जाते हैं, बट वो जो 10 लाख हैं वो 5 लाख पहले ही डर गए, बट एक्चुअल कंपटीशन तो वो 10 लाख का ही है। उसमें से एंड ऑफ द डे 1000 सिलेक्ट होंगे अगर, तो वो 1000 ऐसे हैं जिनमें 700 कम से कम ऐसे लोग हैं जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं और वो दोबारा दे रहे हैं। और वो जो 10 लाख एग्जैक्टली बेटर सर्विस राइट, एंड वो जो 10 लाख थे उनमें से 4000 ऐसे हैं कम से कम जो पुरानी सर्विस के यू नो एलोकेशन के बाद भी दोबारा दे रहे हैं। तो एक्चुअली में सिर्फ 300 नए लोग सिलेक्ट हुए आउट ऑफ 9,96,000। तो ये ऑड्स एक बहुत ही टेरिबल ऑड्स है अपना करियर स्टेक करने के लिए, एंड स्पेशली जब आप एक अच्छा करियर बिल्ड कर चुके हो। तो मैं ये सोच के आई थी कि 2 ही साल दूंगी एंड 2 साल में नहीं होगा तो आई विल गो बैक टू कॉर्पोरेट। एंड मेरी कंपनी इतनी अच्छी थी कि कंपनी ने मुझे ये बोल दिया था कि अगर तुम्हें कभी भी वापस आना हो तो जस्ट लेट अस नो। सो यू नो आई वेंट, बट हुआ ये कि मैं अटक गई, ना ज़मीन पे गिरी ना आसमान में, क्योंकि ना तो मैं फेल हुई और ना तो मैं सिलेक्ट हुई, मैं तो बीच में अटक गई। तो आई कुडंट गो बैक टू कॉर्पोरेट ऑल्सो, बिकॉज आप ये सोचिए कि मैं कॉर्पोरेट को जाके अगर मैं ज्वाइन कर लेती और मान लो मेरा केस का जजमेंट आ जाता है तो मैं वापस छोड़ दूंगी। एंड कोर्ट केस की ये प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं कि जजमेंट कब आएगा राइट, 3 दिन में भी आ सकता है और 30 साल में भी आ सकता है। तो इट वॉज अ वेरी कन्फ्यूजिंग टाइम, बट वो फिर आई ड्रॉप्ड। मैंने उसके बाद सोचा था कि मैं 2 अटेम्प्ट के बाद नहीं दूंगी, तो मैंने उस साल काफ़ी ट्रैवल किया, मैंने स्पेनिश सीखी, आई स्टार्टेड टीचिंग दैट, मेरे बहुत मज़े किए इधर उधर। फिर ना एक हॉबीज में पूरा हाँ आराम से। बट फिर एक लाइफ की दिक्कत ये हो जाती है कि अगर आपको पूरी लाइफ काम करने की आदत रही होती है तो आप बहुत दिन खाली भी नहीं बैठ सकते। तो मैं खाली होके भी बोर हो गई, तो मतलब यू नो आप इतना ज़्यादा अपने आप को एंजॉय करने से भी बोर हो जाते हो। तो आई डिसाइड कि यार कुछ कर तो नहीं है, एक बार और दे दो। 3rd टाइम मैंने जब पेपर दिया तब भी एग्जैक्ट सेम चीज़ हुई, अगेन सिमिलर रैंक, सिमिलर सर्विस, and again rejected on the same criteria. And while the court case is going on. Yes. But मेरा जब 3rd अटेम्प्ट का रिजल्ट आया उसके आसपास मेरा कोर्ट केस का जजमेंट आ गया। सो इट टुक दैट मेनी ईयर्स, बट तब मेरा कोर्ट केस का जजमेंट आ गया एंड मुझे लगा हर साल तुम सेम सर्विस में सिलेक्ट हो जाते हो तो दिस इज व्हाट यू मेंट टू डू, एंड कोर्ट केस का जजमेंट भी आ गया। सो आई वेरी हैप्पीली स्टार्टेड वेटिंग कि भाई अब मुझे ज्वाइनिंग मिलेगी। जजमेंट क्या आया था कोर्ट का? मुझे मिल गई थी सर्विस, बिकॉज एक्चुअली अलॉट करने को अलाउ कर दिया। हाँ, हाँ. लेकिन सिर्फ आपके लिए या आप जैसे और कैंडिडेट? नहीं, सिर्फ मेरे लिए। हाँ, सिर्फ मेरे लिए। बट क्या होता है कि ऐसे केसेस में एक अच्छी बात ये होती है कि मेरे केस को एज ए प्रेसिडेंट लेके बाकी लोग उसको कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बाकी लोगों को भी कोर्ट में जाना तो पड़ेगा ही। ये तो दिक्कत थी। आज भी नहीं, अब थोड़ा चेंज हो गया है। एक्चुअली ये हुआ कि आफ्टर आई गॉट सिलेक्टेड इन दी IAS तब ये बात बहुत पब्लिसाइज हुई कि ऐसे हो रहा है कैंडिडेट्स के साथ। एंड उससे एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी ने एक रिव्यू किया पूरे देश के जितने भी गवर्नमेंट के जॉब रोल्स होते हैं, एंड उनमें से बहुत आई थिंक 3000 से प्लस जॉब रोल्स पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए फ्रेश आइडेंटिफाई हुए, जिससे आज की डेट में लाखों जॉब्स ऐसे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए अलाउ हो गए हैं। So that was one very positive thing that came out, but it wasn't because of the judgment, it was because of my selection in the IAS. तो कोर्ट केस के बाद तो मैं वेट कर रही थी कि I'll go मुझे चिट्ठी आए और मैं जाके ज्वाइन करूं, बिकॉज मैं सबको ये बात बोलती हूँ और कोई समझता नहीं है, सबको लगता है मैं मजाक कर रही हूँ। बट अगर आपको किसी को ना रियली रिवेंज लेना है लाइफ में, किसी को सीरियसली उसकी लाइफ बर्बाद करनी है, तो आप उस इंसान को ये बोल दो कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें UPSC का सिविल सर्विसेज एग्जाम देना चाहिए। आप सोच के देखिए, वो इंसान अपनी 20s में, जो कि मेन पीरियड होता है करियर बनाने का, लाइफ एंजॉय करने का, उसमें वो एक कमरे में बंद हो जाएगा और सेम चीज़ को सालों तक बार बार करेगा। आप यू नो, एंड UPSC एग्ज़ाम से बड़ा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल कोई टॉर्चर नहीं है। और सबसे बुरा इस बात में ये है कि ये टॉर्चर आप खुद को देते हो, कोई और आप पे नहीं डालता है, ये आप अपने आप को टॉर्चर करते हो, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टॉर्चर है। तो इससे बुरा तो कुछ होता ही नहीं है। एंड ये हर तरीके से आप अपने आप को टॉर्चर करते हो, क्योंकि आपकी सोशल लाइफ कुछ नहीं रहती, आप सारा दिन सेम चीज़ सालों तक पढ़ते हो और फिर ये सोचते हो कि ये मैं सब तो नहीं कर सकती।
आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग टू नो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। मोस्टली लोगों को यही दिक्कत है कि वो ये नहीं आइडेंटिफाई करते कि हम नहीं कर सकते। बट इस चीज़ में किसी ने आपको कह दिया ना कि आप कर लो, आपने उस इंसान को सोचो कैसा अच्छे तरीके से उसका करियर, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आप सोचिए, आप 6 साल तक 7 साल तक एक चीज़ देते हो और उसमें 6-7 साल तक कंटिन्यूसली फेल होते हो, क्योंकि एवरेजली अगर 300 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं 9,96,000 के एवरेज नंबर्स में ले रही हूँ के बीच में, तो बाकी लोगों तो नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं ना। तो वो लोग 6-7 साल तक, क्योंकि हर बार आपको लगता है आधा नंबर यहाँ रह गया, 1 नंबर ये रह गया, 2 नंबर रह गए, ये रह गया, वो रह गया, मैं प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस में रह गया, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू में रह गया। आप इतने सालों तक यही करते रहते हो। एंड आप सोचिए किसी चीज़ में 20s में अगर आप कंटिन्यूसली फेल होते हो तो आपकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन क्या हो जाती है, आप मेंटली कितना टूट जाते हो उस चीज़ से। तो मैं इसीलिए बहुत बच्चों को ऑफ द टॉपिक एक एडवाइस दे रही हूँ कि एक चीज़ को ना थोड़ा रैशनली सोचना चाहिए कि क्या आप कर सकते हो, और यूपीएससी जैसी चीज़ को अटेम्प्ट करने से पहले एक बेसिक स्ट्रॉन्ग करियर ज़रूर बना लेना चाहिए, ताकि आप गिरो तो सिर्फ वहीं तक गिरो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसमें सारा टाइम लगाओ और उसके बाद जब आप बाहर निकलो तो आपको पता ही नहीं है कि आप 30s में आप करो क्या। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये सोचा कि भाई अब तो मैं नहीं दे सकती, जजमेंट आ गया, भाई छोड़ो, जाके ज्वाइन करो। बट हुआ ये कि मुझे आई केप्ट वेटिंग फॉर माई जॉइनिंग लेटर, और वो जॉइनिंग लेटर नहीं आया। तो मैंने DOPT को फ़ोन किया कि भाई क्या हुआ, जजमेंट आ गया। एंड दे वर लाइक, अच्छा आपका जजमेंट आ गया? मैंने कहा हाँ आ गया, और ये कहते अच्छा हमें भेजना ज़रा। उन्हें पता ही नहीं था कि जजमेंट आ गया है। तो मैंने उन्हें जजमेंट के पेपर्स भेजे, उसके बाद फिर साइलेंस, कुछ नहीं हुआ। तब तक 4th अटैम्प्ट का फॉर्म आ गया। उस साल 4th अटैम्प्ट थोड़ा लेट, जो जिस साल मैंने दिया था लेट था, तो उसका फॉर्म आया। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि तुम खाली बैठी हो, तुम्हें नहीं पता कि वो अपील कर रहे हैं उस जजमेंट को, क्या कर रहे हैं, तो तुम दोबारा क्यों नहीं देती हो एग्ज़ाम। अब लाइक आई सेड कि ये सबसे बड़ा खुद के ऊपर दिया करा हुआ टॉर्चर है, तो मैं देना तो नहीं चाहती थी, बट मुझे उसकी बात में लॉजिक लगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं उस पॉइंट पे। तो मैंने कहा पेपर दे देते हैं, मजबूरी में, ये बिल्कुल मजबूरी का सौदा था। तो मैंने 4th अटैम्प्ट दिया, प्रीलिम्स दिया, एंड आई केप्ट वेटिंग कि भगवान किसी तरह से मेरी ज्वाइनिंग आ जाए। नहीं आई। मेंस एग्ज़ाम से आई थिंक 15-20 दिन पहले करीब मुझे चिट्ठी आती है कि मेंस एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे आके ज्वाइन करो। तो मेरे पास एक्सक्यूज़ नहीं बचा मेंस ना देने का। तो मैंने मेंस दिया। मैं थोड़ा पढ़ाई कर ली थी, 1 महीना करीब, 1-1.5 महीना। एंड 1-1.5 महीना को ये ना समझे कि 1-1.5 महीने पढ़ाई से हो जाता है। मैं 3 अटैम्प्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुकी थी, तब मैंने 1-1.5 महीना करीब पढ़ाई करी थी। एंड मेरे को सिर्फ ब्रश करना था नई चीज़ें ना, तो वो करके फिर मैंने दिया। एंड जिस दिन पेपर ख़त्म हुआ उस दिन मैंने अपना सारा मटेरियल फेंक दिया कंप्यूटर में से, सब डिलीट, सारी किताबें डस्टबिन में या फिर किसी को दे दी, मटेरियल सब गायब, बिकॉज आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस नाउ। हो गया भाई, अब नहीं कर सकती। एंड आई वेंट एंड जॉइन माई IRS ट्रेनिंग। एंड जब मैं ट्रेनिंग करी थी, और मैं ट्रेनिंग में लाइफ में पहली बार, बचपन से मुझे टीचर्स फ्रंट सीट पे बैठाते थे क्योंकि मैं छोटी थी, बट इसमें मैं खुद वॉलंटरी जाके बैठती थी कि मुझे सीखना है, बिकॉज आई वाज दिस कि 3 साल तुम एक ही सर्विस में आए हो, तो दिस इज़ व्हाट योर फाइनल दिस थिंग इज, तुम्हें यही करना है शायद। बट इस बार जब रिजल्ट आया तो आई गॉट इनटू द IAS। ओके, फाइनली मतलब 3 अटेम्प्ट के बाद जाकर 4थे अटेम्प्ट में, वो भी मतलब आप जुडिशरी में भी एक अपनी प्ली डालती हैं, कोर्ट केस जीतती हैं, लेकिन उसके ही अराउंड आपका एक जजमेंट तो आता ही है, लेकिन साथ में आपका UPSC क्रैक हो जाता है। उस फ्रेंड को जरूर आपको थैंक यू करना। मैंने बहुत थैंक यू किया उसे। अच्छा, उसके आगे की बात करें डिसेबिलिटी को लेकर, क्योंकि आज हम आपके इंटरव्यू के जरिए जो है स्टीरियोटाइप का ही तोड़ना चाह रहे हैं। तो डिसेबिलिटी की बात करें तो आपने कहा कि पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक मोमेंट नहीं था, कई ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पर लोग जो हैं वो आपको समान नज़रों से नहीं देखते, तो वो क्या आज भी आपको डील करना पड़ता है? आई थिंक अगर आपको लोग जानते हैं तो हाँ, नहीं करना पड़ता, बट हर अनजान इंसान के साथ तो करना पड़ता है। हर अनजान इंसान के साथ आपको फिर से प्रूव करना पड़ता है कि आप एक अपॉर्चुनिटी पाने लायक तो हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, दुनिया आपकी शक्ल देख के डिसाइड कर देती है कि आप इस लायक ही नहीं है कि आपको मौका भी दिया जाए। और मैं ये नहीं कहती कोई प्लेटफॉर्म दो या कोई एक्स्ट्रा कुछ करो, बट एक चांस तो देना चाहिए, सामने वाला ये दिखा सके कि वो नहीं कर सकता,
उतना तो आप चांस देंगे ना। आप पहले से अगर मान लेते हैं कि वो इंसान कर ही नहीं सकता, तो आपने तो वो भी छीन लिया उससे। और ये जो प्रेजुडिस है कि आपकी शक्ल देख के आपकी एक डिसेबिलिटी से आपकी पूरी एबिलिटीज़ को जज कर लिया जाता है। तो एक डिसेबिलिटी दुनिया ये मान लेती है कि आप में कोई एबिलिटी ही नहीं है, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज़। एंड आज भी मुझे हर नए इंसान से मिलके तो प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, यू नीड टू गिव मी अ चांस एट लीस्ट। और बात करें, उसे हम डिजीज़ तो नहीं कहेंगे, अगर उसके बारे में आप कुछ बता पाएँ, जो बचपन से ही आपको तकलीफ थी। मेरा बेसिकली इट्स स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस एक्चुअली एक बहुत कॉमन चीज़ है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी की जगह कर्व्ड होती है। तो किसी की इस तरफ कर्व्ड है, किसी की इस तरफ कर्व्ड है, मेरी वो एस शेप में है। तो उससे आपके एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, वो हर इंसान में अलग अलग उसका इम्पैक्ट आता है। तो बहुत लोगों को बहुत सीवियर पेन होता है, उसकी वजह से आपके इंटरनल ऑर्गन्स में फ़र्क पड़ता है। बट आपके लाइफस्टाइल पे और आपकी एबिलिटीज़ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सबको वो सेम चीज़ फ़र्क पड़ती है। तो वो डिपेंड करता है आपका क्या केस है पर्टिकुलरली, उस पर आपको क्या वो होगा। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि आपको जब कोई भी तकलीफ होती है, डिसेबिलिटी होती है या डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, तो लोग आपको ज़रूर सामान्य नज़रों से, जैसे मैंने कहा, नहीं देखते। ऐसे क्या वो कारण थे, ऐसी क्या पुश था आपके अंदर जो आपने सोचा कि लोग कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकती, फिर भी आपने सोचा मैं कर सकती हूँ? ये आप कैसे सोच पाए, क्योंकि ऐसे और भी कैंडिडेट्स होंगे ज़रूर। एक्चुअली मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। एक तो मैं बहुत लकी थी कि मैं एक ऐसे परिवार में थी जहाँ पे मुझे बचपन से ये सिखाया गया कि तुम्हारी डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारी एबिलिटीज़ हैं उनको भी एक्सक्यूज़ कर दिया जाए। तो मैं बहुत ये बोलती हूँ कि मेरे घर में मुझे बहुत ही क्रूअल तरीके से पाला गया, बट बहुत ऑनेस्ट तरीके से पाला गया। उसमें मुझे हमेशा से ये सिखाया गया कि ये देखो, ये तुम्हारी डिसेबिलिटी है, और ये बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटीज़ नहीं है। तुम्हारी जो एबिलिटीज़ हैं तुम्हें उन पे फोकस करके उनको आगे बढ़ाना है। एंड ये डिसेबिलिटी है तो कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम ये चीज़ें नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट जो तुम कर सकते हो फिर उसको ढंग से करो। एंड बहुत जगह ऐसा होता है, मैंने जो देखा, कि बच्चों को उनकी डिसेबिलिटी को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी उसी फोकस पे रह जाती है। मैं आज भी बहुत बच्चों से बात करती हूँ तो वो अपनी डिसेबिलिटी को उनके दिमाग में इतनी बड़ी चीज़ बन गई है कि पूरा उनका एटीट्यूड उसी की तरफ हो गया है। या तो वो दुनिया को ये प्रूव करने में लगे हैं कि नहीं, मेरी डिसेबिलिटी कुछ नहीं है, या वो उससे डर के अपनी पूरी ज़िंदगी को ये मान लेते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब इन दोनों एटीट्यूड्स में प्रॉब्लम है, एंड आई वाज लकी कि मैं इन दोनों एटीट्यूड्स के बीच में नहीं फंसी। पहले एटीट्यूड में क्या होता है कि आप ना जस्ट टू टेल पीपल कि आपकी डिसेबिलिटी मैटर नहीं करती है, आप कई बार एक ऐसे करियर पाथ में चले जाते हैं जिसमें आपकी डिसेबिलिटी मैटर करने लग जाती है। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मैं अगर ये सोचती कि जब मुझे लोग कह रहे हैं कि तुम सिविल सर्विसेज नहीं कर सकती, तुम इतनी कमज़ोर हो, तुम ऐसी दिखती हो, तुम ये हो, और मैं कहती नहीं, मैं तो पुलिस ऑफिसर बन के आपको प्रूव करूँगी, तो मैं कभी भी बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर बनती नहीं। या मैं वो जो डॉक्टर मेरे पापा ने मना किया, मैं उस समय अड़ जाती और मैं कहती नहीं, मैं डॉक्टर ही बनूंगी। तो मैं आज रियलाइज़ करती हूँ कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर कभी नहीं बनती। मैं भले ही मेरी कितनी भी इच्छा थी और बहुत डीपली इच्छा थी, मैं बहुत सालों तक डॉक्टर ही बनना चाहती थी, बट क्या मैं कभी भी उस लेवल का डॉक्टर बन पाती जितने बाकी लोग थे? तो मैं उस करियर में हमेशा एक बिलो एवरेज वो रह जाती। मैं डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनी थी क्योंकि मैं चाहती थी, मेरी एबिलिटीज़ और मेरी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट थी वो उसके लायक नहीं थी। बट आज मैं एक ऐसे करियर पाथ पे हूँ जहाँ पे मेरी जो टैलेंट्स हैं उनकी वजह से मैं एक अबव एवरेज तो कम से कम रह ही पाऊँगी। एंड दैट इज़ व्हाट आई टेल पीपल कि आप ना करियर पाथ अपनी स्किल्स और अपने इंटरेस्ट दोनों को मिक्स करके लीजिए। सिर्फ इस बात से नहीं कि मुझे दुनिया ने ये मना कर दिया तो मुझे अब ये करना है, क्योंकि कई बार वो चक्कर में आप एक ऐसी जगह, हाँ, आप वो एक नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि आप एक नेगेटिव तरीके से सोच रहे हो, आप किसी के अगेंस्ट होके उस जगह जा रहे हो, और उस चक्कर में आप एक ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ के शायद आप बेस्ट बन ना पाओ। और मुझे हमेशा ये लगता है कि ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आप अपना बेस्ट दे सको और आपका बेस्ट एक लेवल वो उसमें जो बाकी लोग हैं उनके इक्वल तो हो। तो मैं बच्चों को हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि तुम कुछ करना चाहते थे, बट अगर तुम्हारी फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें तुम्हें दे विल हैम्पर दैट करियर फॉर यू, तो ऐसे करियर में क्यों जा रहे हो जहाँ हमेशा तुम एक एवरेज और बिलो एवरेज रह जाओगे और हमेशा पूरी ज़िंदगी अपने आप को बाकियों से कंपेयर करके।
कम फील करोगे। आप अपने आप को, इट्स लाइक सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर। आप अपना बेस ही ऐसा बना रहे हो कि आप उस चीज़ में बहुत सुपीरियर हमेशा कम फील करोगे। तो मैंने फाइनली एक ऐसी चीज़ करी जिसमें आई रियलाइज़ कि मैं इसमें कम नहीं फील करूँगी, बिकॉज आई कैन डू दिस। मेरी जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो इसमें प्रॉब्लम नहीं बनती हैं, और जो एक्सपेक्टेशन है जॉब की मैं उसको पूरा कर सकती हूँ। तो एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई गॉट फ्रॉम माई फैमिली, कि मुझे ऐसी चीज़ पे पुश किया गया कि वो करो जिसमें तुम अच्छा कर सकते हो, रादर देन किसी और ने क्या कहा उससे सुन के। एंड वैसे बचपन से ही वो आदत हो गई थी कि दुनिया जो भी बोले उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क उसी बात से पड़ता है जो आप अपने लिए सोच लेते हैं। बट मोस्टली लोग दुनिया की बातों के लिए ही इतना परेशान रहते हैं कि अपने बारे में सोच बना ही नहीं पाते। क्योंकि ईरा, यहाँ आप करियर पाथ्स की बात कर रही थी, कई बार हम देखते हैं, हम जितना इसको नकार लें इस बात को कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और जो पीयर प्रेशर रहता है या सोशल प्रेशर रहता है फैमिली की तरफ से भी, आज भी फैमिलीज में ये प्रेशर रहता है कि आप ये जो 2-3 प्रोफेशंस हैं यही सबसे आपके लिए बेस्ट हैं। लड़कियों को कहा जाता है कि आप टीचर बन जाइए, वो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट है। तो कन्वीनियंस जो है वो ज़्यादा देखी जाती है, और असल में इंसान क्या पैशन अपना रखता है वो कम देखा जाता है। तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? आप एक बात रियलाइज़ करनी चाहिए, ये ना बहुत मुश्किल है हमारी सोसाइटी में। जिस तरह से लड़कियों को पाला बढ़ा जाता है कि आप लड़ सको और अपने लिए कुछ सोच पाओ, तो माई हैट्स ऑफ टू ऑल दोज वुमेन जो अपने लिए सोच पाई और अकेले अपने लिए करियर पाथ चुन पाई। बट एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर कोई और आपसे कुछ चाहता है तो कभी सोचिए कि वो आपसे ये क्यों चाहता है। उसकी लाइफ, ज़्यादातर क्या होता है, लोग आपसे वही चीज़ चाहते हैं जिनसे उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सके। तो लोग, जो आपने बात कही, कन्वीनियंस जो है ना वो बहुत बड़ा चीज़ होती है, और लड़कियों से तो हमेशा उनकी ज़िंदगी ऐसी बना दी जाती है कि आपके जीवन से बाकियों का जीवन कन्वीनियंट हो रहा है तो आप वो चीज़ लो। एंड स्पेसिफिकली टीचिंग, क्योंकि टीचिंग में तो सबसे अच्छा ये है ना कि बच्चे के साथ जाएगी, सुबह बच्चे के साथ वापस आएगी, सुबह का ब्रेकफास्ट बना के जाएगी, आके लंच बनाएगी, बच्चे की छुट्टियों में घर पे है तो बच्चे को भी देखेगी, शाम को हस्बैंड आएंगे तो उनको चाय भी देगी और शाम डिनर भी बनाएगी, और छुट्टियां भी मिलेंगी। तो आप बच्चे की भी पूरी देखभाल करोगे, हस्बैंड की भी पूरी देखभाल करोगे, और साथ में पॉकेट मनी भी कमा लोगे। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे टीचर बनोगे कि नहीं, आपका टैलेंट है कि नहीं, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि भाई ससुराल वालों के लिए लाइफ कन्वीनियंट हो जाएगी। एंड यही दिक्कत है कि हमारे देश में शायद अच्छे टीचर्स मिलने मुश्किल होते हैं, क्योंकि आप किसी से भी बात करिए, सब लाइन से आपको टीचर्स जो बुरे थे वो तो गिना देंगे, अच्छे टीचर्स बहुत कम गिना पाते हैं लोग। और ये चीज़ और हो जाती है कि लड़कियों का जो टैलेंट है वो दबाया जा रहा है उस वजह से। तो मैं सब लड़कियों को ये बोलूँगी कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो उसके लिए ना पहले तो तुम्हें अनफॉर्चुनेटली अकेले अपने लिए सोचना पड़ेगा। कोई और तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा, कोई और तुम्हारे लिए प्लान नहीं बनाएगा, कोई और तुम्हारे लिए बना भी नहीं सकता, क्योंकि तुमसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम कैसे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा टैलेंट क्या है, ये कोई नहीं जानता तुमसे बेटर, तो कोई और बना भी नहीं सकता। तो अपने लिए इंडिपेंडेंटली सोचना सीखो, एंड अपने लिए प्लान बनाना सीखो, क्योंकि तुमसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम्हारी सोच कोई नहीं जानता, तुम्हारी इच्छाएं कोई नहीं जानता, एंड तुम्हारे टैलेंट्स तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो ये थोड़ा स्ट्रगल होगा, बट अगर तुम अपने लिए प्लान बना पाओ, उसके बाद तुम्हें पक्का से कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा तुम्हें उसमें जो सपोर्ट करे, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई पेरेंट हो, चाहे वो कोई रिलेटिव हो, कोई ना कोई ज़रूर मिल जाता है अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे आपकी फ्रेंड? नहीं, मेरे केस में तो बहुत लोग रहे, मेरे पेरेंट्स भी रहे, मेरे इनफैक्ट मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारे रिलेटिव्स, आई वाज लकी कि मुझे एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ ये, क्योंकि पहले दिन पे जब आप शुरुआती कर रहे होते हैं तब ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं दिखता है, लेकिन जब आप कहीं ना कहीं उसे प्रूफ कर देते हैं, या मान लीजिए आपके केस में जब आपने पहले अटेम्प्ट में ही आपने जब IRS आपको क्लियर कर लिया, लेकिन अलॉट नहीं, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल के बारे में तमाम लोग जो हैं वो जान गए, उसके बाद दूसरी तीसरी बार हुआ, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है ये कारवां बनता गया होगा। एक्चुअली मेरे केस में मेन प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि निकम्मी है, तो इसलिए पढ़ेगी नहीं, तो वो प्रूफ वो था। बट बिकॉज़ समझ नहीं आता, अच्छे बच्चे जो बच्चे होते हैं वो ही क्यों निकम्मे लगते हैं सबसे ज़्यादा। नहीं, मैं थी भी थोड़ा, मेरे टीचर्स भी ये कहते थे ये अगर पढ़ेगी तो ये बहुत अच्छा करेगी। तो अच्छा। मैं थोड़ा वो टिपिकल इंजीनियर, हाँ, मैं वो टिपिकल इंजीनियर वाला चीज़ थी कि लास्ट डे
पढ़ रहे हैं, एंड प्लीज़ 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 मेरी एडवाइस मत लीजिएगा, मतलब जो मैंने किया वो मत करिएगा, बट मैं वो इंसान थी कि सुबह 10 बजे के पेपर के लिए सुबह 4 बजे पता चलता है कौन कौन सी किताबें हैं कोर्स में, तो ये हाल थी। तो मैं मान सकती हूँ मेरे पेरेंट्स ऐसा क्यों सोचते थे, मैं होती उनकी जगह तो मैं भी यही सोचती। बट कभी किसी ने मतलब लोग ये बोलते थे कि नहीं कर पाएगी, बिकॉज लोगों को लगता था इसकी फिज़िकल अब स्ट्रेंथ पे तो ये कैसे करेगी। बट मेरे पेरेंट्स एंड मेरे टीचर्स को कभी मेरे टैलेंट पे डाउट नहीं था, मेन डाउट मेरी इंटेंशंस पे था। एंड ऑनेस्टली मुझे तो क्लास 10th में लगा था यार बहुत पढ़ लिया, इतना तो सब सीख लिया, अब क्या करना है आगे। बस मेरे घर वाले उस टाइप के नहीं थे कि जो वो कहते कि हाँ तुम सही कह रही हो। बट मैं तो इसलिए मेरे पेरेंट्स को मेरी इंटेंशन पे डाउट था। बट देखिए मैं इंजीनियरिंग और MBA तो पहले कर चुकी थी, एंड एक अच्छे कॉलेजेस से मैंने किया था, तो इतना उन्हें पता था कि मेहनत करेगी तो कर लेगी। तो वो नहीं था। बट हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि आपको एक स्टेप पे तो ये दिखाना पड़ता है, दुनिया की छोड़िए, अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट आपको ये दिखाना पड़ेगा एक स्टेप पे कि मैं इतना सिंसियर और आपका सपोर्ट डिज़र्व करता हूँ। मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ, कोई लड़की अगर बहुत अच्छा पढ़ाई करती है ना तो उसके पेरेंट्स भी उसके लिए ख्वाब बनाने लगते हैं। बट मोस्टली लोगों की यही दिक्कत होती है कि वो चाहते हैं कि पहले दिन से आप मुझे सपोर्ट कर दो, मैं आपको रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा, जस्ट बिकॉज मैं कह रहा हूँ आप सपोर्ट कर दो। और शायद ये बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी कर पाना। इनफैक्ट अगर हम अपना भी सोचें तो हमें आके कोई ऐसे बोल दे कि मैं ये कर सकता हूँ, तो जब तक वो हमें दिखाएगा नहीं कि वो कर सकता है किसी भी स्टेज पे, हम क्यों मानेंगे और हम क्यों उसे सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए कहीं पे आपको थोड़ा तो प्रूव करना पड़ता है। और मैं यही एडवाइस देती हूँ कि कुछ एक बेसिक आप अचीव कर लीजिए, ताकि अगर आप एक बहुत बड़ी ड्रीम रख रहे हैं, जो बड़ी ड्रीम सिविल सर्विसेज ही नहीं कुछ भी हो सकती है लाइफ में, जो आपके जो आपके लेवल का नॉर्मल है उससे बहुत ऊपर हो, तब आपको थोड़ा सा एक तो दिखाना पड़ेगा फॉर पीपल टू सपोर्ट यू। एंड जब आप थोड़ा सा भी दिखाते हैं ना, दुनिया सपोर्ट कर देती है। जी, और जैसा ईरा भी कह रही थी कि आप दूसरों को कन्विंस करने से पहले आप खुद में कन्विंस होने चाहिए अपने आप से, उसके बाद आपको दूसरों को कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि मुझ में पोटेंशियल है। बिल्कुल। एंड हम लोग क्या करते हैं ना, अब जैसे मैंने कहा कि आप दूसरों को देख के ही अपनी लाइफ के प्लान बनाते रहते हो, रादर देन अपनी इच्छाओं के और अपने टैलेंट के हिसाब से, और उस वजह से वो सपोर्ट मिलना भी मुश्किल होता है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि वो इंसान ऐसा कर सकता है तो मैं करूँगा, तो वो आपके लिए नहीं है ना, वो तो उसके लिए है, वो तो उसके टैलेंट के बेस पे आपने डिसाइड कर लिया ना। भाई मैं अगर एक चीज़ में अच्छी हूँ तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप भी हो जाओगे, और आप जिस चीज़ में अच्छे हो, जस्ट बिकॉज आप अच्छे हो तो मैं थोड़ी हो जाऊँगी। बट हमारे देश में ये प्रॉब्लम है कि उसका बेटा इंजीनियर बन गया तो तुम क्यों नहीं बनोगे, उसका बेटा डॉक्टर बन गया तो तुम क्यों नहीं बनोगे। भाई सेम थोड़ी है। और मुझे लगता है कि माँ बाप को दूसरे का ही दूसरों के बच्चे हमेशा अच्छे लगते हैं, अपने बच्चे नहीं अच्छे लगते, नहीं। जितने भी अच्छे हों। हाँ, एंड अपने बच्चों का हम कुछ देखते भी नहीं है। अपने बच्चे ना हमें दिखते ही नहीं है, हमें दूसरों के बच्चे दिखते हैं। अपने बच्चे तो आर मोर लाइक हमें इसके साथ करना क्या है। तो मेरी जितनी भी बचपन की इच्छाएं हैं वो मैं इस पर थोपूंगा और इससे करवाऊंगा, या जो चीज़ मैं नहीं बन पाया वो इससे बनाऊंगा। बट जो मेरे साथ बुरा हुआ वो भी मैं अपने बच्चों के साथ करूँगा। मैं वही किसी से डिस्कस करी थी कि इंडिया में 100 सालों से पिक्चरें बन रही हैं, एंड कभी कोई पिक्चर रोमांटिक अगर नहीं बनती है तो वो पिक्चर फेल हो जाती है। अगर पिक्चर में कुछ भी स्टोरी हो, एक हीरोइन और हीरो का रोमांस ज़रूरी है और गाने ज़रूरी हैं। और बचपन से जो लोग वो पिक्चर देखते आए हैं वो सब ये इमेजिन करते थे जब वो छोटे थे कि उनकी भी लव मैरिज हो, उनका भी ऐसा एक टीवी वाला पिक्चरों वाला रोमांस हो, ऐसा है ना। एंड बट जब बड़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों से कोई नहीं करने देता। बच्चे अगर आके ये बात बोलते हैं तो बच्चों को बिगड़ा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं, बच्चों को कहते हैं नहीं नहीं ये वो है, मतलब बच्चों को कोई नहीं करने देगा लव मैरिज, बट खुद को सबको करनी थी। तो हमारी सोसाइटी तो बहुत ही अमेजिंगली हिपोक्रिटिकल है। और मैं ये नहीं बन पाया तो तुम बनोगे, बट मैं वो नहीं कर पाया तो उस चीज़ में तुम भी नहीं करोगे। तो पेरेंट्स जो हैं बहुत ही कंफ्यूज पेरेंट्स हमारे देश के, और बच्चों को और कंफ्यूज करते हैं। तो आई थिंक अगर धीरे धीरे बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन स्टेज पर हो रहा है। Exactly. और ये भी दूसरों के बच्चों को देख के ही Exactly. कि ईरा ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड पता है क्या होता है, कई बार ना हम अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग भी नहीं सिखाते, जिस वजह से बहुत बार, क्योंकि हमने बचपन में उन्हें कभी डिसीजन लेने नहीं दिया और उनके डिसीजंस को हमने कभी वैल्यू नहीं दी, तो वो डिसीजन सीखते नहीं हैं। और बड़े होके कितना बड़ा नुकसान होता है इस चीज़ का,
वो बहुत लेट लाइफ में रियलाइज़ होता है। तो ये भी एज पेरेंट्स लोगों को समझना चाहिए कि आप बच्चे को डिसीजंस लेना सिखाइए और उनके डिसीजंस को वैल्यू करिए, तभी वो आगे जाके लाइफ में जब आप नहीं होंगे तब डिसीजंस ले पाएंगे। तो ईरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं जो तमाम दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे ईरा की कहानी से, और वो भी एक सोच में बदलाव जो है वो भी लेकर आएंगे।